नमस्कार दोस्तों, नीलयुग स्टडी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11 यानी कि 11 सब्जेक्ट हमारा है भूगोल, और जो टैक्स है जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसी टैक्स में दिए हुए पार्ट नंबर जो 6 है जिसका नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, उसमें हम आज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की चर्चा करने वाले हैं। इसी में आज हम लघु प्रश्न यानी कि 3 अंकों वाले प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखना। सवाल नंबर 1 है, जैविक क्रियाएं किस प्रकार मृदा निर्माण में सहायक हैं? तो उसका आंसर है, जैविक क्रियाओं से उत्पन्न अपक्षय के द्वारा ही नई सतहों का निर्माण होता है। चींटी, दीमक, केंचुए, कृंतक इत्यादि कीटों का मृदा निर्माण में अत्यधिक महत्व है। ये मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। केंचुए वाले रसायन मिट्टी का गठन करने में सहायक होते हैं। इन जीवों द्वारा बिल खोदने के कारण मृदा की सतहों में भी परिवर्तन होता है। अब देखिए सवाल नंबर 2, क्या उत्तर है? तो देखिए, चट्टानों के अपक्षय की रासायनिक प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, समझाइए। तो देखिए उनका आंसर क्या है? तो उनका आंसर है, देखिए नंबर उत्तर है रासायनिक अपक्षय निम्नलिखित में से होते हैं। तो उत्तर है नंबर 1, विलयन। तो चट्टानों में मौजूद कई प्रकार के खनिज जल में धुल जाते हैं, और जैसे नाइट्रेट, सल्फेट एवं पोटेशियम, इस तरह अधिक वर्षा की जलवायु में ऐसे खनिजों से युक्त शैलें अपक्षयित हो जाती है। दूसरा पॉइंट है कार्बोनेशन। वर्षा के जल में धुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। यह अम्ल चूना युक्त चट्टानों का धुला है देता है। तीसरा पॉइंट है जल योजन। कुछ चट्टानें जैसे कैल्शियम सल्फेट जल को सोख लेती हैं और फैलकर कमजोर हो जाती है और बाद में टूट जाती है। नंबर 4 पॉइंट है ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का अच्छा उदाहरण है। चट्टानों के ऑक्सीजन गैस से के संपर्क में आ जाने से यह प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल के मिलन से होती है। अब देखिए सवाल नंबर 3, भौतिक अपक्षय क्या है, यह कितने प्रकार का होता है वो आपको बताना है। तो भौतिक अपक्षय के कारण चट्टानें छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती हैं, जिनके लिए गुरुत्वाकर्षण बल, तापक्रम में परिवर्तन, शुष्क एवं आर्द्र परिस्थितियों का अदल बदल कराना जैसे कारक जिम्मेदार हैं। ये निम्न प्रकार ऐसा होता है। देखिए नंबर 1 है वो क्या है, बारविहीनीकरण। दूसरा है तापक्रम में परिवर्तन। तीसरा है हिमकरण एवं तुषार बेजिंग। चौथा है लवण अपक्षय, और पांचवा है जैविक अपक्षय। अब देखिए सवाल नंबर 4, अपक्षय की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सचित्र समझाइए। तो कौन कौन सी हैं आपको बताना है। अपसल्कन, दूसरी है संकुचन एवं विस्तारण, और चौथी है हिमकरण। तो देखिए आपको क्या करना है, चित्र सहित बताना है। तो देखिए इधर ही आपके सामने रखता है अपसल्कन। देखिए ये है अपसल्कन, ठीक है, वो आपको बताना है। इसी तरह जल दशा से एकत्र हो जाता है, तापमान 0 से हो जाता है, जल की बर्फ जम जाती है जिसका आवर्तन अधिक होता है, इससे दरारें चौड़ी हो जाती है। देखिए आपको ये दिखने रही है, ठीक है। इसी प्रकार आपको अपसल्कन कही जाती है। दूसरी देखिए क्या है, दूसरी है आपके सामने तापमान में परिवर्तन से चट्टानों का अपक्षय यानी कि पिंड विच्छेदन, ठीक है। तो इस तरह हम देख सकते हैं। अब देखिए उत्तर है अपसल्कन। तो देखिए वो क्या है पॉइंट में, अपसल्कन। तो अब अपक्षय की इस प्रक्रिया में चट्टानों की परतें प्याज के छिलके की तरह उतरती हैं। ऐसा गुंबद आकार की भूआकृतियों में होता है। इनके ऊपर की परत अपरदन के कारण हट जाती है और परतदार पट्टी विकसित हो जाती है। दूसरा पॉइंट है संकुचन एवं विस्तारण। शैलों में मौजूद खनिज तापमान बढ़ने से फैलते हैं एवं तापमान कम होते से सिकुड़ते हैं। इस प्रक्रिया से शैलें कमजोर होकर टूटती है। तीसरा है हिमकरण, तुषार बेजिंग। शैलों की दरारों में जल भर जाता है एवं तापमान गिरने से जल हिम में परिवर्तित हो जाता है। हिम बनने से आयतन बढ़ता है और शैलों पर दबाव बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से शैलें टूट जाती है। अब देखिए सवाल नंबर 5, तीव्र संचरण प्रक्रिया क्या है, यह कितने प्रकार से घटित होती है। तो उत्तर है आर्द्र जलवायु प्रदेश में मंद या तीव्र वनस्पतिहीन ढालों पर जलित मिट्टी या घास का तेजी से खिसकना तीव्र संचरण कहलाता है। यह प्रक्रिया कई तरीके से होती है। नंबर 1 है अवसर्पण। जब संतृप्त पहाड़ी
पदार्थ पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी बनाते हुए सांप की तरह नीचे खिसकते हैं तो यह अवसर्पण कहलाता है। दूसरा है कीचड़ प्रवाह। बहुत अधिक मात्रा में अपक्षय हुआ पदार्थ भारी वर्षा के कारण कीचड़ बन जाता है और तेजी से कीचड़ की नदी के रूप में ढालों से घाटियों की ओर बहने लगता है। यह घटना बहुत विनाशकारी सिद्ध होती है। अब देखिए तीसरा, मलबा अवगाव। यह प्रक्रिया तीव्र ढालों पर होती है जिसमें मलबा यानी कि चट्टानों के टुकड़े कीचड़ प्रवाह से भी तेज गति से नीचे आता है। बरो ठीक है, तो ये है। और छठा है, अपक्षय मृदा निर्माण को किस तरह से प्रभावित करता है। तो देखिए आपके जो इधर आकृति दी हुई है, देखिए ये है कगार और है अवसर्पण, ठीक है, और ये प्रवाह क्षेत्र, ये है पांद। तो चित्र का मृदा प्रवहन अवसर्पण के लक्षण किसी ढाल से ऊपरी भाग के सुरक्षित होते हैं। इसी तरह हम देख सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर आगे, और नहीं सवाल वही चालू है तो देखिए उसका उत्तर भी चालू है। चट्टानों के अपक्षय के से प्राप्त पदार्थ मृदा निर्माण के लिए आधार का कार्य करती है। इसमें पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के सड़े गले अंश मिलते हैं जिन्हें ह्यूमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। इस मिश्रण में रंध्रों में जीवन के लिए आवश्यक गैस या जल में धुले हुए पोषक खनिज भी मिल जाते हैं। इस तरह लंबी समयावधि में मृदा मिश्रण होता है। अब देखिए सवाल नंबर 7, मृदा निर्माण में सहायक प्रमुख कारक कौन से हैं? ये कारक किस तरह मृदा निर्माण में सहायक होते हैं? तो देखिए नंबर 1, जलवायु। जलवायु मूल शैल के अपक्षय को प्रभावित करती है। अधिक वर्षा मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाती है, लेकिन भारी वर्षा के कारण मिट्टी की उपजाऊ तत्वों को नुकसान भी पहुंचाता है। दूसरा है मूल पदार्थ। जिस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है मिट्टी का प्रकार वैसा ही होता है। उदाहरणतः भारत की मिट्टी वह की आधार शैल के कारण काली है। तीसरा है उच्चावच। पहाड़ी की भागों में मिट्टी की परत पतली होती है जबकि मैदानी भागों में मिट्टी की मोटाई अधिक होती है। नंबर 4 है जैविक क्रियाएं। वनस्पति आवरण एवं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति मृदा को अधिक उपजाऊ बनाती है। और 5वां नंबर की है समय। तो लंबी कालावधि में बनी मिट्टी अधिक समृद्ध एवं उपजाऊ होती है। ठीक है, मृदा निर्माण के कारक। तो देखिए ये क्या है? जलवायु है, ये चट्टानें हैं, ये खनिज मृदा है, ये ह्यूमस है और ये वनस्पति है। तो जिसके परिणाम स्वरूप अपक्षय होता है वो इससे आता है, प्रभावित करती है वो इससे आता है, निर्माण करती है इससे आता है। ठीक है, तो अब देखिए सवाल नंबर 8, वे कौन से कारक हैं जो बृहद संचलन की सक्रियता को बढ़ा देता है? तो देखिए उनका उत्तर क्या है? बृहद संचलन की सक्रियता के पीछे अनेक कारक कार्य करता है। तो इसमें नंबर 1 है प्राकृतिक और कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार पर घटाना। दूसरा है ढालों की प्रवणता और ऊंचाई में बढ़ोतरी। तीसरा है पदार्थों की प्राकृतिक या कृत्रिम भराव के कारण पैदा अभिभार। नंबर 4 अत्यधिक वर्षा संतृप्ति तथा ढाल से पदार्थों के स्नेहन द्वारा उत्पन्न अतिभार। नंबर 5 मूल ढाल की सतह पर पदार्थ अथवा भार का हटना। नंबर 5 है भूकंप जाना। 7वां विस्फोट अथवा मशीनों का कंपन। और 8वां है प्राकृतिक वनस्पति की अंधाधुंध कटाई। अब देखिए सवाल नंबर 9, बहिर्जनिक भूआकृतीय प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न क्या हो जाती हैं? तो देखिए नंबर 1 है पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारक अलग अलग जलवायु प्रदेश स्थित हैं जो कि अंशांशीय मौसमी तथा जल थल विस्तार में भिन्नता के कारण पैदा हुए हैं। दूसरा है वनस्पति का घनत्व प्रकार तथा वितरण को विशेषतः वर्षा तथा तापक्रम पर निर्भर करता है। बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष असर डालता है। तीसरा है विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्वों जैसे ऊंचाई में अंतर, सूर्यमुखी ढालों पर सूर्य विमुख ढालों की तुलना में ज़्यादा सूर्यता प्राप्ति की कारक स्थानीय भिन्नता का मिलना है। नंबर 4 है वायु का वेग तथा दिशा, वर्षा की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण एवं बाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम का स्तर, दैनिक स्तर, हिमकरण का तथा पिघलन की आवृत्ति, तो तुषार व्यापन की गहराई आदि में फर्क के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के भीतर भूआकृतिक प्रक्रियाएं अलग अलग होती है। नंबर 5 यदि जलवायु कारक समान हो तो बाहरजनिक प्रक्रियाओं की गहनता शैलों के प्रकार तथा संरचना पर निर्भर करती है।
और तीसरा है भिन्न भिन्न प्रकार की शैलें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भूआकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न प्रतिरोध क्षमता पेश करती है। एक खास शैल पर एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधक तथा अन्य प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। अब देखिए सवाल नंबर 10। अंतर्जनित और बहिर्जनित दोनों ही बल पृथ्वी निर्माण के समय से अपना कार्य बहुत ही अनुशासित तरीके से करते आ रहे हैं, किंतु वर्तमान में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ने से इनकी गति में असामान्य वृद्धि हुई है। क्यों? तो बताइए। तो उनका आंसर है, देखिए, जैसा कि हम मानते हैं अंतर्जनित बल पृथ्वी पर उच्चावच संबंधी विविधता उत्पन्न करते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि भूआकृतियों का निर्माण करना, और बहिर्जनिक बल धरातल पर उत्पन्न इस भिन्नता को समान करते हैं। किंतु वर्तमान समय में मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना आरंभ कर दिया है। परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भाग बाढ़, भूकंप, चक्रवात आदि त्रासवादियों से जूझ रहे हैं। भारत की इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड केदारनाथ में आई बाढ़ हो या कश्मीर में आई बाढ़ या नेपाल में आया भूकंप, इन सब के लिए सीधे तौर पर मनुष्य उत्तरदायी है, क्योंकि धरातल के भाग में को बनने में बहुत लंबी अवधि सैकड़ों हजारों वर्षों का समय लगता है, किंतु मानव द्वारा इसके दुरुपयोग उपयोग के कारण संभवतः के अधिक तीव्र गति से ह्रास किया है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को रूप दिया है और अभी भी दे रही हैं उनसे साम्यता बना ली जाए तो निश्चित रूप से मानव द्वारा किए जा रहे हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब देखिए सवाल नंबर 11। मिट्टी के निर्माणकारी सक्रिय तथा निष्क्रिय कारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए सक्रिय घटक और यह है निष्क्रिय घटक। तो उसमें क्या है? जलवायु तथा जैविक क्रियाएं सक्रिय घटक है, मूल पदार्थ, धरातल तथा समय निष्क्रिय घटक है। दूसरा है इन घटकों द्वारा मिट्टी में परिवर्तन क्रिया होती रहती है। ये घटक अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं लाते। इन घटकों तथा अपघटन तथा विघटन होता रहता है। ये घटक कोई क्रिया नहीं करते। इन घटकों द्वारा मिट्टी निर्माण में कम समय लगता है और इन घटक द्वारा मिट्टी निर्माण में बहुत अधिक समय लगता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे सवाल। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, और लास्ट में अब तक आपने हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।